हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पूरे किताब का निचोड़ को पढ़ेंगे, यानी पूरे किताब के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज की वीडियो में हम 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, प्रश्न को और साथ में उत्तर को भी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम 70 नंबर पक्का करने वाले हैं। यह क्लास हमारा मैराथन क्लास है, जिसमें हम पूरे किताब की सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा तथा व्यावसायिक विशेषताएं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या संगठन के अध्ययन क्या होता है। आयु यानी उम्र, लिंग और फिर निवास स्थान, मानव जाति लक्षण, जनजाति भाषा, धर्म और विवाह की स्थिति, साक्षरता आज सबका अध्ययन करते हैं और व्यवसाय का भी इसमें अध्ययन होता है। तो ये होता है जनसंख्या संगठन। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्या है। कह रहा है कि भारत में 2 औद्योगिक नगरों के नाम लिखिए, उदाहरण दीजिए। तो देखिए भारत के 2 औद्योगिक नगर हैं, पहला है मुंबई, दूसरा है जमशेदपुर। अब आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में पाई जाने वाली 3 प्रमुख खनिज पट्टियों के नाम लिखिए। तो देखिए नंबर 1 है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश तथा तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर देखिए, ब्रंटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। यह सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास की ब्रंटलैंड आयोग के अनुसार क्या होता है कि यह ऐसा विकास जिसमें वर्तमान जैसे जो पीढ़ी चल रही है और जो पीढ़ी आएगी, तो उन पीढ़ियों जो आने वाली पीढ़ी है उसकी पूर्ति के लिए बिना किसी नुकसान को उसको क्या करते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बिना किसी नुकसान से। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन के 2 महत्व बताइए। देखिए 2 महत्व, पहला क्या है, वायु परिवहन द्वारा यात्रा समय में कम समय में क्या होता है, कमी आने से दूरियां कम हो गई। यानी देखिए जो वायु परिवहन है इसमें कम समय लगता हो तो दूरियां जिससे कम लगती है। जैसे कि अगर आप ट्रेन से जाएंगे कहीं पर, जैसे कि आपका 2 दिन लगेगा, तो आप जहाज से जाएंगे तो उसे 1 ही घंटा लगेगा। तो ये है वायु परिवहन के महत्व। दूसरा है यह पर्यटन बढ़ावा देता है। पर्यटन रोजगार के अवसर पैदा करने तथा निर्धनता को दूर करने में सहायक होता है। अगर कहीं पे एयरपोर्ट बनेगा तो वहाँ पे लोग रोजगार पाएंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए भारत के व्यापार असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए भारत को पेट्रोलियम, मशीनरी, रसायन आदि के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है तथा निर्यात कम मूल्यों में होते हैं, जिससे भारत असंतुलित हो जाता है। देखिए क्या होता है, भारत क्या करता है, पेट्रोल बाहर से खरीदता है, मशीन जो बड़े बड़े हैं बाहर से खरीदता है, और रसायन जो है जैसे कि खाद वाद होता है, ये दवाइयाँ जो होती हैं ये विदेश से खरीदता है। रसायन जो जैसे कि जो रसायन चीज़ें जैसे कि जो खेतों में पड़ती हैं कीटनाशक, तो ये सब महंगे मिलते हैं। और भारत यहाँ से क्या बेचता है, गेहूँ चावल बेचता है, जो कि सस्ते में बिकता है। इसी प्रकार से इसका जो होता है व्यापार असंतुलन रहता है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है कि 2 कृत्रिम पत्तनों के नाम बताइए।
तो पहला है चेन्नई, दूसरा है विशाखापट्टनम। ये दो पत्तन हैं, कृत्रिम पत्तन जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे अम्ल वर्षा, नगरीय ध्रुव कोहरा, हरित गृह प्रभाव तथा ओजोन गैस का ह्रास होता है, जिससे कैंसर, दमा, ब्रोंकाइटिस आदि जानलेवा बीमारियां वायु प्रदूषण से उत्पन्न होती हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या कीजिए। तो देखिए भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक द्वारा बनाए गए पर्यावरण लोगों से बनता है, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों का योग ही प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या है, कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पहला है परिवार नियोजन संबंधी प्रचार और दूसरा है गर्भ निरोधक की सहज उपलब्धता। यह जनसंख्या नियंत्रण के उपाय से कि पहला क्या है, परिवार नियोजन के संबंध में प्रचार, यानी परिवार, छोटे परिवार, सुखी परिवार के बारे में प्रचार करना, लोगों को बताना, जागरूक करना। और दूसरा है गर्भ निरोधक की सहज उपलब्धता, यानी जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं और फिर जो निरोध है, इससे सबको क्या है मतलब कि हर जगह उपलब्ध कराना चाहिए फ्री में, पैसे नहीं लगना चाहिए इसमें। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 11। देखिए कह रहा है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। तो पहला है आर्थिक क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र, तीसरा है जनसांख्यिकीय क्षेत्र। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 12। देखिए क्या है, चलवासिता का क्या अर्थ है। तो देखिए चलवासिता का अर्थ है पालतू पशुओं के साथ चरागाहों की खोज में घूमना, यानी जो पशु पाले रहते हैं, आप देखने लेके घूमते हैं, जहाँ पर घास फूस होता है वहीं पर उसको चरा लेते हैं, तो ये होता है चलवासिता। लेके एक स्थान, जैसे कि वो लोग पशु सहित लेके घूमते हैं, जहाँ पे देखेंगे चारा है वहाँ पे वहीं पे अपना डेरा डाल देंगे, वहाँ पे भैं जो पशु होंगे उनको खिलाएं पिलाएंगे, चरेंगे वहाँ पे, फिर वहाँ पे खत्म होगा, फिर वहाँ से अपना आवास बदल देंगे। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कृषि आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए। तो देखिए कृषि उपजों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल को ग्रामीण व नगरीय बाजारों में विक्रय हेतु भेजा जाता है, जो खेती में तैयार होते हैं। वस्त्र, सूती, रेशमी जूट, पेयजल जैसे कि चाय, कहवा, कोको, भोजन प्रसंस्करण जैसे कि शक्कर, अचार, वनस्पति घी, रबर आदि उद्योग इसके उदाहरण हैं। ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं, बिजनेस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण कॉलर एवं सफेद कॉलर श्रमिकों में विभेद कीजिए। तो देखिए स्वर्ण कॉलर श्रमिक क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए स्वर्ण कॉलर श्रमिक, इस प्रकार के श्रमिकों का उपयोग अत्यधिक कुशल ज्ञान वाले लोगों को संदर्भित करने हेतु किया जाता है, जो कंपनी के लिए अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। उदाहरण के लिए वकील, डॉक्टर व शोध वैज्ञानिक, ये होते हैं स्वर्ण कॉलर श्रमिक। अब देखिए क्या सफेद कॉलर श्रमिक। देखिए सफेद कॉलर श्रमिक क्या होते हैं, यह एक वेतनभोगी पेशेवर होते हैं जो आमतौर पर कार्यालय के प्रबंध का कार्य करते हैं, उसकी व्यवस्था का कार्य करते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि साइबर स्पेस इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। तो देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट को आभासी कंप्यूटर दुनिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग ऑनलाइन संचार की सुविधा के लिए वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। अब आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो देखिए विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आसपास, यानी आसपास नहीं आर पार, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, यानी एक देश का दूसरे देश से सामान खरीदना या बेचना ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या ये कितना है,
इतना है क्या, देखिए 1,21,08,54,977। इसमें पुरुषों की संख्या देखिए कितना है, 62,32,32,70,258 तथा महिलाओं की संख्या इतनी है। यहाँ पे देखिए 58,75,84,719। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अधिवास के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है ग्रामीण अधिवास, दूसरा है नगरीय या शहरीय अधिवास। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को भू संसाधन या भूमि संसाधन कहते हैं। अंतर्गत भूमि चारागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, परती भूमि, बंजर भूमि इसमें सम्मिलित होती हैं। ये है भू संसाधन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि देश में संभावित भौम जल का बहुत अधिक उपयोग करने वाले दो राज्यों के नाम बताइए। तो पहला है पंजाब और दूसरा है हरियाणा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 21 क्या है। देखिए कह रहा है कि भारत के 4 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के नाम बताइए। तो पहला तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, दूसरा है रावत भाटा जो कि कोटा राजस्थान में है, तीसरा है कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है और चौथा है नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है कैगा जो कर्नाटक में था, काकरापार जो है गुजरात में। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं। आगे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सूखी संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था। देखिए सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना और सूखा संभावी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था। लोगों को रोजगार देना था। जहाँ पे सूखा पड़ जाए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो सूखा के कारण जो सामान नष्ट हुआ उसका साधन विकसित करना और लोगों को वहाँ पे रोजगार देना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधक दो भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पहला क्या है, अधिकांश नदियां ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं तथा उथली होने के कारण नाव चलाने योग्य नहीं रह जाती। दूसरा है अधिकांश नदियां वर्षा काल में बाढ़ग्रस्त यानी बाढ़ आ जाता है जिसमें होने के कारण नाव चलाने योग्य नहीं रह जाती। जब अधिक बाढ़ होगा तभी उसमें नाव नहीं चलेगा, सूख जाएंगे तभी नाव नहीं चलेगा। तो विकास में बाधक है जल परिवहन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के नाम लिखिए। देखिए कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरन आदि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन हैं। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए अधिकांश भारतीय नगरों में अपशिष्ट पदार्थों में तेजी से वृद्धि तथा इसके निपटान की उचित व्यवस्था का अभाव नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी समस्याओं के द्वारा करते हैं, समस्या है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक कृषि से विकास विश्व के 4 देशों के नाम लिखिए। तो पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है रूस और चौथा है भारत। ये औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश हैं विश्व के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है परिवहन क्या है। तो देखिए परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होता है। जो देखिए परिवहन क्या होता है, कोई व्यक्ति गाड़ी लिया है, गाड़ी से एक लोग को जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर छोड़ रहा है जिससे उन्हें पैसा मिल रहा है, तो ये इनका आय है। इसी प्रकार से आय करते हैं लोग, ये परिवहन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो देखिए विश्व के जो प्रमुख 2 बड़े बंदरगाह, पहला लंदन और दूसरा है सिंगापुर। ये विश्व के सबसे बड़े बंदरगाह हैं। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि सेक्टर में शामिल श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक हैं और कृषि मजदूर हैं। अतः कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है।
लोग कृषि में ज़्यादा लगे हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौसियन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है, यानी गौसियन नगर क्या होते हैं, उनका क्या कार्य होता है। तो देखिए, सैनिक छावनियों के रूप में विकसित होने वाले नगरों को गौसियन छावनी या नगर कहते हैं। इन नगरों का मुख्य प्रकार होता है सुरक्षा प्रदान करना। उदाहरण के लिए मेरठ, रड़की, बबीना, बरेली, जालंधर आदि। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के दो प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो पहला है पश्चिम बंगाल और दूसरा है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे चावल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण की दो विधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, पहला है जल संभर प्रबंधन, दूसरा है सर्विसकूप। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विवरण दीजिए। तो देखिए, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत असमाप्य संसाधनों पर आधारित हैं। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों में बायोगैस, जैव पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजनाएं, सौर फोटो वोल्टाइक ऊर्जा और औद्योगिक कूड़ा करकट आदि प्रमुख हैं। आगे देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहर द्वारा सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ मृदा में नमी की कमी कृषि के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी। क्या हुआ, देखिए, जब नहर बन गया, इंदिरा गांधी नहर बना, तो जब नहर में पानी जाने लगा तो वहाँ पे मिट्टी क्या हो गई, थोड़ी नमी रहने लगी, जिससे कृषि होने लगी। यही बाधा थी, इसमें सूखे की बाधा थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है परिवहन से क्या आशय है। तो देखिए, परिवहन से आशय यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो प्राकृतिक पत्तनों के नाम बताइए। तो पहला है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, ये प्राकृतिक पत्तन है। अब देखिए, चौथा 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व में चाय उत्पादन के दो प्रमुख देशों के नाम लिखिए। देखिए, जो चाय का उत्पादन है, एक भारत है और एक है इंडोनेशिया। ये हैं विश्व के दो प्रमुख चाय उत्पादक देश। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।